स्टूडेंट्स, एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह आठिया और इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 जो कि है आपका पौधों को जानिए। तो हम पौधों के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। तो आपने अपने आसपास किसी ग्राउंड में, किसी पार्क में आपने बहुत अच्छे अच्छे पौधे और पेड़ तो देखे ही होंगे। तो फिर ये पौधे जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ पौधे तो बिल्कुल छोटे आकार के होते हैं। जैसे गुलाब का पौधा आपने देखा होगा, गुलाब के फूल आपने देखे होंगे उस पर लगे हुए, तो उसका साइज, पौधे का साइज छोटा होता है। लेकिन अगर हम बड़े बड़े पेड़ देखते हैं, आम का पेड़ देखते हैं, नीम का पेड़ देखते हैं, पीपल देखते हैं, तो ये बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए। तो इनका जो आकार होता है, जो इनका साइज होता है, वो बहुत बड़ा होता है। और अगर छोटे पौधे और बड़े पौधों में अंतर देखें तो छोटे पौधे के जो तने होते हैं, यानी गुलाब के पौधे का जो तना होता है वो हरा होता है, लेकिन जो बड़े पौधे होते हैं उनके जो तने होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं। ठीक है ना, कोमल नहीं होते छोटे पौधों की तने, बल्कि कठोर होते हैं। ये चीज समझ में आ गई। और तीसरी चीज है कि राजस्थान का जो वृक्ष है, राज्य वृक्ष कौन सा है? खेतड़ी। तो खेतड़ी जो है वो क्या है? एक झाड़ीनुमा वृक्ष है। झाड़ीनुमा वृक्ष कह दें या झाड़ीनुमा पौधा कह दें। तो यहाँ पर हमने बेसिकली जाना कि जो पौधे हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो साइज में बहुत छोटे होते हैं, एक साइज में बहुत बड़े होते हैं, और तीसरे हो गए हमारे झाड़ीनुमा, यानी झाड़ियां जो है वो छोटी और बड़ी के बीच के साइज की होती हैं। लेकिन इनकी पहचान क्या होती है कि पौधे या बड़े बड़े पेड़ अगर देखें तो उनमें जमीन के आसपास जो है पत्तियां नहीं लगती, यानी जमीन से थोड़ा ऊपर उठ करके फिर जो है पत्तियां लगती है। आपने पेड़ देखा होगा तो पेड़ की पत्तियां बहुत ऊपर तक होती है, कई बार तो हमारा हाथ में नहीं जाता। फल हम किससे तोड़ते हैं? पत्थर मार मार कर तोड़ते हैं कई बार तो, है ना, क्योंकि वहां तक हमारा हाथ नहीं पहुंचता, पत्ते उसके बहुत ऊंचे लगे होते हैं। लेकिन झाड़ियों की बात की जाए तो झाड़ियों की जो पत्तियां होती हैं वो कांटेनुमा होती है। उनको हम बाद में समझेंगे क्यों कांटेनुमा होती है। और क्योंकि ये राजस्थान जैसे इलाके में पाई जाती है, यानी सूखे एरिया में पाई जाती हैं, तो इनकी पत्तियां कांटेनुमा और गद्देदार होती हैं। इनको चलिए हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पौधों के साइज की। जब हम पत्तियां पढ़ेंगे तब इनकी बात करेंगे। पौधों का साइज अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि पत्तियां बिल्कुल जमीन के पास से ही लगना स्टार्ट हो जाती है, यानी तना नहीं दिखता है, तना अकेला नहीं दिखता है, नीचे से ही पत्तियां लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए फिर इन जो 3 प्रकार है उनके नाम क्या क्या हम रखेंगे। तो पौधों के बारे में अगर देखा जाए तो पौधे हमारे कितने प्रकार के हो गए? पौधे हमारे हो गए 3 प्रकार के। जो बिल्कुल छोटे पौधे होते हैं उनको बोला जाता है शाक। जो बिल्कुल छोटे पौधे होते हैं इनको शाक बोला जाता है, जिनके तने हरे होते हैं। दूसरा टाइप कौन सा हो गया? कंटीले झाड़ीनुमा जो होते हैं इनको जो है क्या बोला जाता है? झाड़ी बोला जाता है। तो दूसरे जो हमारे प्रकार हो गए वो कौन से हो गए? झाड़ियां हो गई। ठीक है, यानी पहला प्रकार शाक, दूसरा कौन सा हो गया? झाड़ी, और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरे हो जाएंगे बड़े बड़े वृक्ष। तीसरे क्या हो जाएंगे? बड़े बड़े वृक्ष हो जाएंगे। ये चीज आपको समझ आ गई। तो चलिए फिर इन तीनों पौधों के डायग्राम बना करके हम देखते हैं कि इनकी आकृतियां कैसी होती हैं। फिर डायग्राम बना करके हमें इनके बारे में अच्छे से डिफरेंस पता चलेगा। तो चलिए फिर फटाफट से इनके डायग्राम बनाते हैं। तो आपने अगर गुलाब का पौधा देखा हो तो गुलाब के पौधे में इस तरह से जमीन के नीचे जड़ें होंगी, ठीक है, और उसके ऊपर जो है इस टाइप से पहले ऊपर जो है वो तना होगा। तने पर थोड़ी दूरी के बाद जो है ऊपर जो है पत्तियां इस तरह से लगी हुई होंगी। ये चीज़ हमें समझ आ गई। और ऊपर जा कर के इस तरह से जो है क्या लगेगा? फूल लगेगा। तो ये आपको पता चल गया। फूल हालांकि हमारा अच्छा नहीं बना है, आपको थोड़ा सा अच्छा बना लेना है, ठीक है। तो ये फूल है। फूल के बाद जो पत्तियां हैं, और पत्तियों और जमीन के बीच में जो है थोड़ी सी दूरी रहती है, यानी ऊंचे जा कर के पत्तियां लगती है। तो ये कौन से हो गए? ये तो प्रकार हो गए शाक के, ठीक है। इनके तने हरे रहते हैं, ये चीज हमें समझ आ गई। अब इसके बाद अगर हम झाड़ीनुमा की बात करते हैं तो झाड़ीनुमा में क्या होता है कि इस तरह से जड़ें तो इस टाइप से ही होंगी इनकी,
ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आ गई। लेकिन झाड़ीनुमा पौधे में जो तना होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी उसकी ऊंचाई बहुत कम होती है। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो है इनकी पत्तियां क्योंकि कंटीली होती हैं तो ये इस टाइप से जो है आगे इनकी जो है फिर शाखाएं बननी शुरू हो जाती हैं। तो कंटीली झाड़ियाँ आपने देखी होगी कि झाड़ियाँ लगभग इसी प्रकार की होती हैं। तो ये जो झाड़ियाँ होती हैं उनका जो, ये देखिए, अब ये तो होगी कांटेनुमा पत्तियाँ। कांटेनुमा पत्तियाँ और ज़मीन के बीच में कितना डिफरेंस है, सिर्फ इतना ही तो डिफरेंस है, यानी इतनी सी तो दूरी है। तो ये दूरी क्या है, बहुत कम है इस शाख के पौधे की तुलना में। और इसी तरह से अगर बड़े बड़े पेड़ देखे जाएं, अगर बड़े बड़े पेड़ देखे जाएं तो पेड़ तो बहुत ऊंचा होता है, पेड़ तो बहुत ऊंचा होता है। ये पेड़ की जो है अगर जड़ें ले ली जाए तो पेड़ तो बहुत ऊंचा होगा, और उसके बाद ये पेड़ तो बहुत विशाल होता है और इसका जो तना होता है वो बहुत ही कठोर होता है। तो ये हो गई शाख, ये हो गई हमारी झाड़ी, और ये हो गया हमारा वृक्ष। तो होपफुली आपको इन तीनों चीज़ों में अंतर समझ में आया होगा कि झाड़ी में क्या होता है, तने के पास ही पत्तियां लगनी शुरू हो जाती हैं, पत्तियां जो है वो कंटीली होती हैं। शाख में थोड़ा ऊपर जाकर के होते हैं, लेकिन शाख के जो तने होते हैं वो कोमल होते हैं। इसी तरीके से जो पेड़ है उसका तना कठोर होता है, लेकिन जो पत्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर लगती हैं, यानी इनकी ऊंचाई जो है वो बहुत लंबी होती है, यानी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, इन तीनों प्रकार के बारे में हम थ्योरी लिखते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ हमने देखी है। वो क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अंगूरों की बेल, अंगूरों की बेल। अब हमने पढ़ा कि अंगूरों की जो बेल होती है या जो भी बेल होती है, जैसे तरबूज की बेल है या कोई भी बेल है, ठीक है, जिसको आप लताएं भी कहते हैं, लता, ठीक है, कई कई फूलों की भी बेलें होती हैं, बहुत खूबसूरत उस पर फूल लगते हैं। तो वो जो बेल होती है उसका साइज तो बहुत बड़ा होता है, उसका साइज तो बहुत बड़ा होता है, यानी लंबी तो वो खूब चढ़ जाती है। जमीन पर फैली हो तो जमीन पर भी पूरा का पूरा वो जाल बिछा लेती हैं। तो ऐसे में क्योंकि वो जाल बिछा लेती हैं तो वो झाड़ी जैसी भी दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन उनकी पत्तियां कंटीली नहीं होती, इसलिए उनको झाड़ी में नहीं रखेंगे, ठीक है। अब अगर देखा जाए कि वृक्ष की बात करें तो उनकी भी ऊंचाई ज्यादा होती है, वृक्ष की भी ऊंचाई ज्यादा होती है, लेकिन वृक्ष का जो तना होता है वो कठोर होता है, लेकिन जो बेल होती है या लता होती है उसका तना कठोर नहीं होता है, उसका तना जो होता है वो कोमल होता है। तो ऐसे में उसको पेड़ भी नहीं कह सकते। तो फिर बचा क्या, तो फिर बचा है हमारा शाख, यानी जो भी लताएं होंगी हमारी, जो भी बेल होगी, अंगूरों की बेल ले लीजिए, कोई फूलों की बेल ले लीजिए, सब्जियों की बेल ले लीजिए, बेल जो होती है उसको आप किस में रखोगे, शाख में रखोगे। ये चीज आपको समझ आ गई। तो चलिए फिर जो भी आप लिखना चाहते हैं शाख, झाड़ी और वृक्ष के बारे में, तो फटाफट से थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि सिंपल सी बात है, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है पौधे, और उसके अंदर आपको लिखना है कि पौधे 3 प्रकार के होते हैं, पौधे 3 प्रकार के होते हैं। पहली हेडिंग पौधे, उसके अंदर लिखना है पौधे 3 प्रकार के होते हैं। देखिए हम पहले समझेंगे और फिर उस चीज को, जो जिस चीज को हमने समझा है उसे बहुत ही बेहतर ढंग से हम लिखेंगे भी, ठीक है। चलिए उसके बाद लिखेंगे पौधे 3 प्रकार के होते हैं। पहली हेडिंग और जो है पौधा लगा लिया, उसके अंदर लिखिए 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए शाख, दूसरा लिखिए झाड़ी और तीसरा लिखिए वृक्ष। और ये डायग्राम आप अपनी तरफ से बना लीजिएगा, ये डायग्राम आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए। झाड़ी का, शाख का और वृक्ष का डायग्राम आपको जरूर बनाना है, क्योंकि हमें क्या लेनी है, पढ़ाई को बोरिंग नहीं बनाना है, पढ़ाई में थोड़ी क्रिएटिविटी लेकर के आनी है, ठीक है। आप ड्राइंग बुक आपके पास होगी तो आप डायग्राम बनाइए, इनके ऊंचाइयां दिखाइए, ठीक है। फिर नाम लिखिए कि ये शाख है, ये झाड़ी है, ये वृक्ष है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। पहली हेडिंग आप डालेंगे शाख। तो शाख के बारे में आप क्या लिखेंगे, शाख के बारे में आप लिखेंगे कि हरे व कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। हरे और कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं, यानी इनके जो तने होते हैं वो क्या होते हैं, कोमल होते हैं। शाख के जो तने होते हैं वो क्या होते हैं, कोमल तने होते हैं। तो इसमें 2 चीजें आप लिखेंगे कि हरे व कोमल तने, किसके, शाख के।
शाक के क्या होते हैं, हरे व कोमल तने होते हैं। ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है। और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं, यानी इनमें क्या होता है कि एक ही तना होता है और तने पर ही क्या होती है, पत्तियां हो जाती हैं, यानी बहुत कम शाखाएं निकलती हैं, ठीक है। गुलाब के पौधे में तो शाखाएं होती हैं हालांकि, लेकिन जो काफी सारे आपने पौधे, फूलों वाले पौधे ऐसे भी देखे होंगे जिनमें जो शाखाएं हैं वो नहीं होती हैं, ठीक है। ये चीज आप समझ गए कि सीधा तना, तने पर लगी पत्तियां, पत्ते के बाद फूल लगे, शाखा तो बीच में है ही नहीं ना। ये चीज आप समझ गए। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए झाड़ी। झाड़ी में आप क्या लिखेंगे, कुछ पौधों में शाखाएं जो होती हैं वो तने के, कुछ पौधों की शाखाएं तने के आधार के समीप होती हैं, तने के आधार के समीप होती हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ पौधों की शाखाएं जमीन के पास से ही हो जाती हैं, जमीन के पास से ही शुरू हो जाती हैं। इन पौधों को झाड़ी कहते हैं। क्या लिखेंगे कि कुछ पौधों की शाखाएं जमीन के पास से ही शुरू हो जाती हैं, ऐसे पौधों को झाड़ी नुमा पौधे या फिर झाड़ियां कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद आप लिखेंगे कि बड़े आकार के और कठोर तने वाले पौधों को पेड़ कहते हैं। अब समझ में आया आपको, पेड़ किसको कहते हैं कि कठोर तना होना चाहिए। आपने बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे और साथ में क्या होनी चाहिए, उनकी जो ऊंचाई है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो पेड़ कहलाते हैं। तो आप लिखेंगे कि बहुत ऊंचे और कठोर तने वाले, कठोर का मतलब तो आप समझते हो ना, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कठोर तने वाले जो पौधे होते हैं उनको क्या कहते हैं, पेड़ कहते हैं। ये चीज आपको समझ आ गई। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट लिखना है कि लताएं कितने प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, लताएं। लताएं, इसके ब्रैकेट में आप एक और भी चीज लिख सकते हो, बेल भी लिख सकते हो, बेल, ठीक है। अंगूरों की बेल हो गई, सब्जियों की बेलें हो गई, कुछ फूलों की भी बेलें होती हैं, तो आप बेल भी लिख सकते हो। और बेल को हिंदी में क्या कहते हैं, लता कहते हैं। ये चीज आपको समझ आ गई। स्थानीय भाषा में हम बेल भी बोल देते हैं, ठीक है। स्थानीय भाषा का मतलब जो भी हम आमतौर पर यूज करते हैं। चलिए, अब लताएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। लताएं कितने प्रकार की होती हैं, लताएं हमारी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, आपने देखी होगी कि कुछ बेलें तो क्या होती हैं कि अगर उनको कोई आधार दे दिया जाए, यानी अगर कोई तार उनके साथ में लगा दिया जाए या कोई रस्सी उनको दे दी जाए, या अगर जो लता है यानी बेल है वो किसी पेड़ के आसपास है, तो वो पेड़ पर यूं घूमती 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 ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। यानी जैसे जैसे वो बड़ी होती है वो पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। ऐसी जो भी लताएं या बेल होते हैं इनको क्या कहते हैं, आरोही लताएं कहते हैं। क्या कहते हैं, आरोही लताएं। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, समझ लीजिए, लिखेंगे हम बाद में, पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। जो बेलें किसी आधार के सहारे ऊपर चढ़ जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, आरोही लताएं कहलाती हैं। जैसे आपके सामने अभी पेड़ है, आपके सामने अभी पेड़ है और कोई जो है कोई बेल जो है इस पर इस तरीके से जो है चढ़ना शुरू कर देती है, और इस बेल पर जो है खूब सारी पत्तियां होती हैं। पत्तियां हम इसी से दिखा देते हैं। यानी इसने क्या किया कि ये इस तरह से घूम घूम कर पेड़ के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देती है, और इसके जो है यहाँ पर पत्तियां लगी होती हैं, तो ये पेड़ जो है बड़ा खूबसूरत दिखता है, बड़ा खूबसूरत दिखता है। यानी जो तना था हमारा, जो लकड़ी के समान दिख रहा था, वो भी अब क्या दिखने लगता है, हरा दिखने लगता है। तो ऐसा आपने कई बार देखा होगा। अगर आपने पेड़ पर नहीं देखी होगी तो किसी दीवार पर लता चढ़ी हुई जरूर देखी होगी, दीवार पर चढ़ी हुई बेल आपने जरूर देखी होगी, या किसी तार के सहारे, या फिर अगर आपने अंगूर की जो बेल है वो देखी हो, तो वो जब भी आप अंगूर के फार्म में जाते हो, यानी अंगूर के खेत जो है वहां पर जब आप जाते हो, आपने देखे होंगे वहां पर क्या होता है कि वहां पर खंबे लगाए जाते हैं और खंभों के सहारे वो बेल जो है वो ऊपर चढ़ती है।
ये चीज़ आपको समझ आ गई, ठीक है। अब कुछ एक बेलें होती हैं, जैसे मान लीजिए कि तरबूज की बेल, अब तरबूज तो कितना बड़ा होता है और बेल तो बिल्कुल पतली सी होती है, बिल्कुल पतली सी बेल है, उस पर इतना सारा तरबूज, और अगर वो बेल ऊपर चढ़ जाए तो क्या वो तरबूज को लेकर के इतना ऊपर चढ़ पाएगी? आप भी इतने बड़े तरबूज को लेकर के कितने दिन तक बैठे रहोगे, ठीक है ना। अगर आपको बोल दिया जाए कि खड़े रहना है तरबूज को लेकर के, तो आप भी तो थकेंगे ना। तो ऐसे में बेल बेचारी क्या करेगी? तो ऐसे में जो बेल होती है ना, वो पहले सरेंडर कर देती है, वो ऊपर नहीं चढ़ती, वो जमीन पर फैलने लग जाती है। और आपने सब्जियों की बेलें देखी होंगी, जो भी भारी चीज़ों की होती हैं, जैसे मान लीजिए कि जो भी आपकी कद्दू की बेल होती है, जो भी आपके सब्जियों की बेल होती है, जहाँ पर बड़े बड़े फ्रूट्स लगते हैं, जैसे तरबूज है, बड़ा फल है वो, ठीक है। इसी तरीके से पेठे की जो बेल होती है, पेठा भी काफ़ी बड़े साइज का होता है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी क्या होती है, ज़मीन पर बैठी रहती हैं, वे आराम से भी ऊपर लेकर के इतना बड़ा कौन चढ़ेगा। और लता तो बेचारी कोमल सी है, वो इतना भार कैसे वहन करेगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो ऐसी जो होती है, अब आपको पता है, आप बताइए कि वो जो है इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी जो है वो जमीन पर फैल जाती है, टेढ़ी मेढ़ी जमीन पर फैल जाती है। और आप बताइए कि टेढ़ा मेढ़ा जमीन पर कौन चलता है? टेढ़ा मेढ़ा जमीन पर चलता है सांप, ठीक है। इसलिए इनको इसी के नाम पर क्या दे दिया गया? विसर्प लताएं, विसर्प लताएं। तो ये आप याद रखोगे कि जमीन पर कौन चलता है? सर्प चलते हैं, इसलिए जो जमीन पर फैली होती है उनको क्या नाम दे दिया? विसर्प लताएं दे दिया। ये तो बहुत आसान है। तो चलिए फिर फटाफट से इनकी जो है डेफिनेशन लिख लीजिए कि लताएं जो है वो दो प्रकार की होती हैं। इसके साथ आप एक और भी चीज लिख लीजिए कि लताएं कौन से प्रकार का पौधा होती हैं? लताएं शाक, जो शाक है उसका भाग है, ठीक है। ये आप समझ गए कि लताएं शाक प्रकार का पौधा होती हैं, या लताएं जो है वो पौधों के शाक वाले हिस्से में रखी जाती हैं। यानी लताएं जो है वो कौन सी पौधे होते हैं? शाक होते हैं। ये चीज आपको समझ आ गई। ना तो लताओं को हम पेड़ कहेंगे, ना लताओं को हम झाड़ी कहेंगे, लताओं को हम शाक कहते हैं। ये चीज आपको समझ आ गई। अब फटाफट से लिखिए कि लताएं दो प्रकार की होती हैं। पहला हो गया आरोही लताएं और दूसरी हो गई विसर्प लताएं। आरोही लताओं में आप क्या लिखेंगे कि ऐसी लताएं जो किसी सहारे के द्वारा ऊपर चढ़ती हैं, ऐसी लताएं जो किसी सहारे की सहायता से ऊपर चढ़ती हैं, ऐसी लताएं क्या कहलाती हैं? आरोही लताएं कहलाती हैं। और ऐसी लताएं जो जमीन पर फैलती हैं, जो जमीन पर पड़ी पड़ी फैलती हैं, ऐसी लताओं को विसर्प लताएं कहते हैं। ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है। अब लताएं हो गई, हमारे पौधे हो गए। अब हम जानते हैं पौधों के हिस्सों के बारे में। अब आप कहेंगे पौधे के हिस्से, पौधे के हिस्से का क्या मतलब है? तो आपने देखा कि यहाँ पर पौधे के कई सारे हिस्से होते हैं। अगर देखा जाए, जमीन के नीचे पौधे की जड़ होती है, पौधे की जड़ होती है जमीन के नीचे, ठीक है, पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा, जमीन से जैसे ही ऊपर होते हैं, जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं तो पौधे का तना आ जाता है, तो ये हो गया पौधे का तना, दूसरा भाग पौधे का। तीसरा भाग हो गया पत्तियां, पौधे में पत्तियां भी होती हैं, तो तीसरा भाग हो गया पत्तियां। और चौथा भाग हो गया पुष्प। तो इन्हीं चार भागों के बारे में हमें चैप्टर में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है, और आपको पौधे के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी, ठीक है। पौधे के अंदर क्या होता है, फूल के अंदर क्या होता है, ये सब चीजें हम अच्छे से जानेंगे कि पौधे के अंदर खाना कहाँ बनाया जाता है। आपके घर में कहाँ बनाया जाता है खाना? आपके घर में खाना किचन में बनाया जाता है। तो आपके माइंड में कभी क्वेश्चन नहीं आता क्या कि आखिर अगर पेड़ है, पेड़ भी तो खाना खाता है, तो ऐसे में पेड़ का फिर खाना कहाँ बनता होगा? पेड़ की किचन पेड़ के किस हिस्से में होती होगी? वो तने में होती है, वो पत्ती में होती है, या वो फूल में होती है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो चलिए फिर पढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो पौधे के चार हिस्सों के बारे में मेनली हमने पढ़ना है। वो कौन कौन से हिस्से हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके जड़ के बारे में। नीचे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप जड़ से बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट कीजिए तो आपको अच्छे से वो चीज़ें समझ आएगी, ठीक है। दूसरा हम चीज़ पढ़ेंगे किसके बारे में? इनके तने के बारे में, ठीक है। पहले हम जड़ के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम तने के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे, और चौथा जो है हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पहला जड़ के बारे में, दूसरा तने के बारे में, तीसरा पत्तियों के बारे में, और चौथा फिर क्या बचता है हमारा?
पुष्प के बारे में, तो चौथा हम पढ़ेंगे पुष्प के बारे में। पुष्प का मतलब क्या होता है, डरिएगा मत, पुष्प का मतलब होता है फ्लावर, फूल होता है, ठीक है। अब चलिए फिर फटाफट से एक एक को लेते हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए फिर पौधों के हिस्से के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तने के बारे में बात करते हैं, ठीक है। करनी तो हमें जड़ के बारे में चाहिए थी, लेकिन सबसे पहले हम तने की बात करते हैं। तो क्योंकि जड़ों में हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखनी हैं, उसमें जो है जड़ हमारा इसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा इस वीडियो में, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। यहाँ पर हम तने और पत्तियों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि एक ग्लास लीजिए। आप सिंपल सी चीज़ है कि आप एक ग्लास लीजिए और ग्लास में क्या रख लीजिए, आप थोड़ा सा पानी रख लीजिए, ठीक है। और इस पानी में कोई कलर डाल लीजिए, इस पानी में कोई कलर डाल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें क्या किया कि इसमें आपने लाल कलर डाल लिया, ठीक है। किया क्या है आपने कि आपने एक ग्लास लिया, ग्लास के अंदर पानी डाल लिया और उसके अंदर लाल रंग डाल लिया। अब आपको क्या करना है कि आसपास आपके जहाँ भी कोई पौधे लगे हुए हो या जहाँ भी कोई भी गार्डन हो, पार्क हो, तो वहाँ से कोई खरपतवार यानी अनचाहा पौधा, ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा उखाड़ करके लाएं, ऐसा पौधा जो खरपतवार है यानी इसका कोई यूज नहीं है, तो उस पौधे को उखाड़िए और आप उस पौधे के तने को इस पानी में रख दीजिए। तो थोड़ी देर आप देखेंगे, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि उस पौधे का तना जो है वो लाल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पानी है वो तने के अंदर ऊपर चढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमें यही चीज समझ आती है कि पौधे को बढ़ने के लिए हमें पता है जल की आवश्यकता होती है। हम पानी देते हैं ना पौधों को, ठीक है। सुबह सुबह उठ करके आप भी अपने जो भी घर में आपके पौधे होते होंगे, गमले होते होंगे, उनको पानी देते हैं। तो वो पानी पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, क्योंकि हमें पता है कि पौधों की किचन कहाँ पर होती है, पत्तियों में होती है। तो किचन तक पानी पहुंचाएगा कौन, हमने तो जमीन में पानी डाला है। तो पौधों की पत्तियों तक पानी कैसे पहुंचता है, तने के माध्यम से पहुंचता है। तो आप क्या लिखेंगे, पहला काम क्या हो गया, तने का पहला काम हो गया कि तना जो होता है जल के संवहन का कार्य करता है, जल के संवहन का कार्य करता है। संवहन का मतलब क्या हो गया कि जड़ से उठाता है और पत्ती तक छोड़ करके आता है। तो आपको क्या लिखना है कि ये जो जल है वो पहुंचाया किसने, तने ने पहुंचाया, ठीक है। आपको कैसे पता चला, आपको रेड कलर से पता चला कि इस पानी में आपने जो रेड कलर डाला हुआ था वो किसके अंदर पहुंच गया, वो तने के अंदर पहुंच गया। और धीरे धीरे जैसे ही आप देखोगे तो उसकी पत्तियां भी लाल हो जाएंगी, यानी पत्तियों तक धीरे धीरे पानी पहुंच जाएगा, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज आपने देखा कि जल के साथ साथ यानी पानी के साथ साथ वो लाल रंग भी तो ऊपर गया है। इसका मतलब क्या है कि पानी में जो भी घुला होगा, पानी में जो भी घुला होगा वो तने के द्वारा ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। तो इसका मतलब मिट्टी के अंदर जल में जो भी खनिज, लवण और पोषक पदार्थ होते हैं उनको भी जल के साथ साथ ऊपर पहुंचा देता है कौन, तना। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आप यहाँ पर लिखेंगे तथा जल में घुले खनिज लवण और अपने जो है भोजन को बहुत ही अच्छे से तरीके से समझ के आए हैं। तो खनिज लवण और पोषक पदार्थों के बारे में आप बहुत बेहतर ढंग से जानते हो। जैसे पोषक पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, वैसे ही पोषक पदार्थ पेड़ों के लिए भी तो आवश्यक होते हैं। तो ये पोषक पदार्थ जमीन से जाते किसके माध्यम से है, पानी में घुल घुल कर तने के माध्यम से चले जाते हैं, जैसे कि ये लाल रंग लिया है। ये चीज आपको समझ आ गई। तो जल में घुले खनिज लवण तथा पोषक पदार्थ तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचते हैं, पत्तियों तक पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के पत्तियों में खाना बनता है। फिर पत्तियों से खाना जो बनता है वो वापस से
इन्हीं तने के माध्यम से जड़ तक और अन्य पत्तियों तक यानी अन्य भागों तक, फूल तक जाता है। ठीक है, यानी संवहन का मतलब ये सिर्फ लेकर के जाना नहीं होता, संवहन का मतलब होता है लेकर भी जाता है और भोजन को लेकर भी आता है। यानी दो तरह की यहाँ पर गतियाँ होती हैं। वो कौन कौन सी गतियाँ होती हैं? ये मान लीजिए कि हमने एक पौधा ले लिया, यानी पेड़ ले लिया, सॉरी ये पेड़ ले लिया हमने। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो तना है, तने में क्या होगा कि जल तो किधर जाएगा, जल तो ऊपर जाएगा पत्तियों की तरफ, और पत्तियों में जो खाना बनेगा, जड़ को भी तो खाना चाहिए ना, जड़ को भी खाना चाहिए, परिवार के सभी सदस्य खाना खाएंगे तो वो खाना पत्तियों से बन करके फिर तने के माध्यम से कहाँ तक आएगा, जड़ों तक आएगा। क्योंकि ये है जमीन, तो जमीन के नीचे तो जड़ें रहती है ना, तो जड़ों तक आएगा। तो जल ऊपर चढ़ेगा और भोजन नीचे आएगा, भोजन फूलों तक पहुंचाया जाएगा, भोजन फल में पहुंचाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है संवहन का कार्य करता है। ये चीज आपको समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। तने के बारे में तो हमने पढ़ लिया, तने के बाद कौन होता है? पत्ती होती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किसके बारे में? पत्ती के बारे में। तो तने के बारे में आप थोड़ा सा लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं किसके बारे में? पत्तियों के बारे में। पत्ती, अब देखिए पत्ती किससे जुड़ी होती है? तने से जुड़ी होती है। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम बनाएं तो सिंपल सी बात है कि ये हमारा पौधे का तना हो गया, ये जड़ हो गई। ठीक है, तो तने के साथ एक डंडी होगी, पतली सी डंडी, और उसके बाद हमारी जो है इस टाइप की पत्ती जो है वो जुड़ी होगी। ये चीज़ आपको समझ आ गई? ठीक है, और अगर घास की पत्तियां देखें, घास की पत्तियां देखें तो घास में पत्ती किस तरीके से होती है? घास में तो बस यूं 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 पतली सी पत्तियां होती हैं। ठीक है, घास क्या है? पत्तियां ही तो होती है ना। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पत्ती होती है वो किसके द्वारा जुड़ी होती है? एक पतली सी डंडी के द्वारा जुड़ी होती है। और ये जो पतली सी डंडी होती है इसको बोला जाता है पर्णवृत्त। क्या बोला जाता है? ये तो हमारा क्या हो गया? ये तो हमारा हो गया तना, ये हो गई पत्ती की फलक, यानी ये तो हो गया पत्ती के फलक वाला हिस्सा। और ये जो पतली सी डंडी होती है ना दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पर्णवृत्त। तो आपको याद रखना है कि पत्ती जो होती है वो तने से किसके द्वारा जुड़ी होती है? पतली सी डंडी के द्वारा, जिसको पर्णवृत्त कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये पत्ती वाला चैप्टर। ठीक है, अब आपने अगर पत्तियां देखी हो तो पत्तियों में जो डिजाइन होता है पत्तियों का वो दो तरीके का होता है। जो पत्तियों का डिजाइन होता है वो दो तरीके का होता है। कौन कौन से डिजाइन होते हैं आप थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तो हम पत्ती बनाते हैं ये, ठीक है, पत्ती के बीच में जो है इस तरह से एक शिरा होती है। ठीक है, और उसके बाद कुछ इस तरीके की जो है शिराएं होती हैं। ठीक है, पत्ती का अगर आपने देखा हो तो पत्तियां जो है इस प्रकार की होती हैं, और फिर जो है इनसे ढेर सारी अनेकों जो है इस तरह की जो है पतली पतली शिराएं निकली होती है। ये बिल्कुल उस तरीके से है जैसे हमारे भी हाथों के अंदर देखा है कि आपने कई कई नाड़ियां हैं, हाथों के अंदर कई कई शिराएं हैं जिसको आप नाड़ियां कहते हो। तो कई कई नाड़ियां हैं, अगर आप उसको देखते हो हाथ के यहाँ पर देखते हो, यहाँ पे देखते हो, कई सारी नाड़ियां होती है। वैसे ही इस पत्ती के अंदर भी कई सारी शिराएं होती हैं जिनके अंदर भोजन बनाया जाता है, भोजन इधर उधर ले जाया जाता है। इन शिराओं के माध्यम से ही जो है पानी अपने को, ये मान लीजिए कि ये जो है ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बीच में पतली सी नहर आ रही है और उस नहर से अनेकों नालियाँ, अनेकों पाइपें निकल रही हैं जो कहाँ पर जा रही हैं? पानी पूरी पत्ती में पहुँचा रही हैं। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये जो है इस तरह का डिजाइन होता है। और कुछ पत्तियां आपने देखी होगी, जैसे घास वाली पत्तियां देखी होंगी, तो उसमें ये किस तरह से होती है? शिराएं इस तरीके की होती है, यानी बिल्कुल इस तरह से लंबी लंबी शिराएं होती हैं, मतलब बिल्कुल एक दूसरे को काटती नहीं है, इस तरह की शिराएं होती है। आप घास का कोई भी घास अगर आप देखिएगा तो घास में इस तरह की लंबी लंबी शिराएं होती हैं, लेकिन जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं उसका डिजाइन इस तरीके का होता है। तो ये जो दो प्रकार की पत्तियां हैं, ये जो दो प्रकार की पत्तियां हैं, इनके बारे में आप लिखेंगे कि ये जो विन्यास है उसे तो कहते हैं जालिका विन्यास। इसको क्या कहते हैं? जालिका विन्यास। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और उसके बाद अब आप यहाँ पर थोड़ा सा नोट करेंगे
ठीक है, आपको फटाफट से नोट करना है। और ये हो गया समांतर, ये हो गया जालिका विन्यास और ये हो गया समांतर विन्यास। ठीक है, तो फटाफट से नोट करिए। पत्ती के अंदर आप क्या लिखेंगे कि पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती का वह भाग जो किसके साथ जुड़ा होता है, तने के साथ जुड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, पर्णवृत्त बोलते हैं। तो फटाफट से पहली लाइन लिख लीजिए। देखिए, समझ लिया आपने, अब अच्छे से नोट करते हैं कि पत्ती तने से जिस भाग द्वारा जुड़ी होती है उसको पर्णवृत्त बोलते हैं, पहली चीज। उसके बाद आप ये डायग्राम बनाएंगे, तना दिखाएंगे, फलक दिखाएंगे और पर्णवृत्त दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि पत्ती के चपटे हिस्से को फलक कहते हैं, यानी ये जो चपटा हिस्सा है उसे क्या कह रहे हैं, फलक कह रहे हैं। ठीक है, तो पर्णवृत्त हमें पता चल गया, फलक हमें पता चल गया, दोनों किसके हिस्से हैं, पत्ती के हिस्से हैं। तो आपको समझ आ गया ना पत्ती के बारे में सब कुछ, ये चीज़ आपको समझ आ गई। चलिए अब चलते हैं आगे। अब लिखिए कि पत्ती में रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। पत्ती में रेखित जो संरचनाएं होती हैं उनको शिरा कहते हैं। और आप देखिएगा पत्ती के अंदर पतली पतली शिराएं होती हैं। आप ध्यान से देखिएगा पत्ती को, बीच में एक जो है बड़ी शिरा होती है। अब आप लिखिए कि पत्ती के मध्य की शिरा को मध्य शिरा कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि ये जो है इस तरह का, अगर मान लो पत्ती का डिजाइन है तो इसमें एक मध्य में शिरा होती है, एक मध्य में शिरा होती है जो कि काफी बड़ी होती है, तो उसे क्या कहते हैं, मध्य शिरा कहते हैं, मध्य शिरा। ठीक है, और बाकियों को क्या कहते हैं, बाकियों को पार्श्व शिरा कहते हैं, पार्श्व शिरा कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब चलिए, अब लिखिए कि पत्तियों में नेक्स्ट लाइन लिखनी है कि पत्तियों में शिराओं के विन्यास दो प्रकार के होते हैं। पत्तियों में शिराओं के विन्यास दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए दो प्रकार के विन्यास हमने पढ़ लिए। विन्यास, दो प्रकार के विन्यास हो गए। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इधर करते हैं कि अगर पत्तियों के विन्यास की बात हो जाए, वहां पर शायद दिखाई नहीं देगा अपन। विन्यास जो है वो दो प्रकार के होते हैं पत्तियों के। एक तो विन्यास आप लिखिए जालिका रूप होता है, जालिका रूपी विन्यास। पहला जो विन्यास होता है वो हो गया जालिका रूपी विन्यास। ठीक है, और दूसरा जो विन्यास है वो हो जाएगा समांतर शिरा विन्यास। समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, आप इसमें हिंट डाल करके नीचे लिख सकते हैं कि इसमें तो क्या है, शिरा जाल के रूप में होती हैं, यानी जाल सा बनाए रखती हैं, बीच में एक मध्य शिरा होती है और बाकी जो छोटी पतली शिराएं होती हैं उनको पार्श्व शिराएं बोलते हैं। तो ये जालिका स्वरूप बनाती है, तो जालिका रूपी विन्यास हो जाएगा। और अगर वो समांतर होगी, जैसे कि घास की पत्ती में होता है, तो घास की पत्ती में जो होता है वो कौन सा होता है, समांतर, यानी मध्य वाली जो होती है वो मध्य शिरा होती है। और मध्य शिरा के चारों तरफ जो पतली होती है उनको क्या बोलते हैं, पार्श्व शिराएं बोलती हैं। तो आपको लिखना है कि ये जो आसपास की है ये क्या है, पार्श्व शिराएं हैं, पार्श्व शिरा। ये चीज़ आप समझ गए, पार्श्व शिरा होती है। अब आपको फटाफट से यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना है। जालिका रूपी विन्यास में आप क्या लिखेंगे, पौधों की पत्तियां, पौधों की पत्ती या पेड़ की पत्ती, पेड़ की पत्ती। और इसमें आप क्या लिखेंगे, घास की पत्ती। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस हमने पत्ती के बारे में पढ़ा, पत्ती के विन्यास के बारे में यानी डिजाइन के बारे में पढ़ा, पत्ती के कौन कौन से हिस्से होते हैं उनके बारे में पढ़ा। जो शेष पौधे के हिस्से जो बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो में पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चैप्टर थोड़ा सा लंबा ज़रूर है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट पार्ट में तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि किचन में खाना कैसे बनता है, यानी पत्ती के अंदर खाना कैसे बनता है। और आपने एक शब्द सुना होगा कि पत्ती के अंदर हरित लवक पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्ती का रंग हरा होता है।
ये चीज़ आप समझेंगे। तो पत्ती का रंग हरा क्यों होता है वो हम नेक्स्ट समझेंगे। प्रकाश संश्लेषण से खाना बनता है, यानी प्रकाश से खाना पकता है। हमारे घर में खाना कैसे बनता है, गैस के ऊपर बनता है, और वहाँ पर खाना कैसे बनता है, पत्तियों के अंदर प्रकाश से बनता है। तो इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऑक्सीजन कैसे पेड़ छोड़ते हैं, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, सारी की सारी चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हम नेक्स्ट इसका जो पार्ट रहेगा उसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।